नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अखिल शर्मा के काफ़ी चर्चित अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास फैमिली लाइफ की। हाँ, फैमिली लाइफ ये कहानी है 1970 के दशक की। बिल्कुल। भारत से अमेरिका एक परिवार, मिश्रा परिवार की कहानी। हाँ, और हमारे पास कई समीक्षाएं हैं, कुछ विश्लेषण हैं इसके। हाँ, तो इनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब परिवार, त्रासदी और वो जो अप्रवासी अनुभव होता है, उसे कैसे दिखाती है। सही। शुरुआत तो बड़ी उम्मीद भरी है, मतलब अमेरिका उनके लिए एकदम किसी जादुई दुनिया जैसा। हाँ, वो ऑटोमेटिक दरवाजे, एलिवेटर के बटन, नल से गर्म पानी आना, ये सब छोटी-छोटी चीजें भी उनके लिए बहुत बड़ी थीं। बिल्कुल। और फिर बड़े बेटे बिरजू का ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में दाखिला हो जाता है हाँ हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और लगता है कि बस अमेरिकी सपना अब सच होने ही वाला है। एकदम, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन फिर अचानक, एक पल में सब बदल जाता है। हाँ, वो स्विमिंग पूल वाला हादसा, बिरजू को गंभीर दिमागी चोट पहुंचती है। हम्म। वो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और ये परिवार को पूरी तरह से बिखेर देता है, तहस नहस कर देता है। और यहीं पर वो एक बहुत परेशान करने वाला पल आता है जब छोटा भाई अजय हादसे के ठीक बाद सोचता है। हाँ, कि अगर वो मर गया तो मैं इकलौता बेटा बन जाऊंगा। ये ख्याल रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, और ये शायद उस बिखराव की आहट है जो आने वाला था। मतलब ये हादसा जैसे परिवार के टूटने की शुरुआत बन जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस दुख से निपटता है। हाँ, पर वो तरीके उन्हें एक दूसरे के करीब नहीं लाते, बल्कि और दूर कर देते हैं। जैसे पिता वो शराब में डूब जाते हैं पूरी तरह से। और माँ धर्म और चमत्कार के भरोसे बिरजू को जगाने की कोशिश में लग जाती हैं। वो बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाती हैं। और इन सब के बीच अजय बिल्कुल अकेला, नजरअंदाज किया हुआ, उसका अपना दुख जैसे किसी को दिख ही नहीं रहा। ये एक ऐसा दर्द है जिसे एक समीक्षक ने दर्द को खाना कहा है, ईटिंग पेन। मतलब ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। शायद नहीं, वो बस आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, आपको अंदर से खाता रहता है। अजय का सफर तो वाकई पढ़ते हुए बहुत भारी लगता है। वो अपने भाई की हालत के साए में बड़ा हो रहा है। हाँ, उस पर उम्मीदों का बोझ है कि अब उसे ही कामयाब होना है। अपराध बोध भी है कि वो ठीक है, भाई नहीं। बिल्कुल, और एक अजनबी दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी। और उसे सुकून कहाँ मिलता है? साहित्य में, हाँ। खासकर हेमिंगवे की रचनाओं में। वो उनकी तरह लिखने की कोशिश भी करता है। अच्छा, हेमिंगवे की तरह। मतलब वो सीधी सपाट शैली। हाँ, वही। शायद अपने दुख को समझने, उसे व्यक्त करने का एक तरीका ढूंढ रहा था वो उसमें। ये दिलचस्प है और ये हमें शर्मा की अपनी लेखन शैली पे लाता है। बिल्कुल, शर्मा की शैली भी बहुत खास है। एकदम सीधी सरल भाषा, कोई मेलोड्रामा नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हेमिंगवे का असर साफ है। हाँ, दिखता है। लेकिन ये सादगी सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये एक सोची समझी तकनीक लगती है। मतलब जैसे वो जानबूझकर भावनाओं के सीधे इजहार से बचते हैं, ताकि पाठक उस अनकहे सदमे को, उस बोझ को महसूस करे जो शब्दों के बीच है। अच्छा, तो ये भावहीनता असल में ज्यादा असरदार है। कई लोगों के लिए हाँ, ये कहानी के भावनात्मक वजन को और गहरा बना देती है। हालांकि जैसा कुछ समीक्षाओं में कहा गया है, हाँ, कि यही शैली कुछ पाठकों को किरदारों से दूर भी महसूस करा सकती है। उन्हें लग सकता है कि ये थोड़ी सपाट है। ये बात भी है। पर कई लोग इसे ही उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। और सोचिए, इस किताब को लिखने में उन्हें 13 साल लगे। 13 साल? अरे बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि उस अनुभव को शब्दों में उतारना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार के अंदरूनी दुख की नहीं है, इसके तार कहीं और भी जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अप्रवासी अनुभव पर भी एक टिप्पणी है। उस अमेरिकी सपने के खोखलेपन पर भी जो अक्सर दिखाया जाता है कि मतलब बाहरी सफलता, पैसा, अच्छी जिंदगी, ये सब कुछ गहरे जख्मों को भर नहीं पाते। सही कहा। ये उपन्यास यही दिखाता है कि भौतिक सफलता अंदरूनी दर्द का इलाज नहीं है। इसे पुरस्कार भी मिले हैं ना? हाँ, प्रतिष्ठित फॉकनर अवार्ड मिला, जो अमेरिका में एक बड़ा साहित्यिक सम्मान है। लेकिन पाठकों की राय वो बटी हुई है। काफी। कुछ इसे बहुत शक्तिशाली, ईमानदार और मार्मिक मानते हैं, तो कुछ को ये बहुत ज्यादा उदास, बोझिल लगती है। और उपन्यास का अंत भी, वो कोई सीधा जवाब नहीं देता। हाँ, वो आखिरी लाइन जहां अजय कहता है, तभी मुझे पता चला कि मेरे साथ कोई समस्या है। बिल्कुल, वो अपनी बाहरी सफलता के बावजूद ये महसूस करता है। ये पाठक को एक अजीब सी बेचैनी के साथ छोड़ देता है।
क्या वो कभी उस हादसे के असर से उभर पाया? ये सवाल बना रहता है। हाँ। तो अंत में ये उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहानियां, चाहे हम उन्हें पढ़ें या लिखें, क्या वो हमें ऐसे असहनीय दर्द को सहने और समझने में सच में मदद करती हैं? क्या वो वाकई राहत है या वो खुद एक अलग तरह का बोझ बन जाती है? ये सवाल वाकई सोचने लायक हैं इस उपन्यास को पढ़ने के बाद।